जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ। जी हाँ स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके अवेलेबल हूँ AAC 202 का महामैराथन, यानी एशियंट हिस्ट्री के 202 के पेपर का, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक महामैराथन वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा और वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट, पाल वंश का जो बात करें कि संस्थापक की बात करें तो कह रहा है कि इसका संस्थापक गोपाल प्रथम को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, गोपाल जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल प्रथम था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की, 750 के आसपास। ठीक है, तो 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की। और भी स्टूडेंट हमेशा की तरह पेन पेपर अगर आप लेके बैठेंगे तो और नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके अच्छे से नोट करिएगा। इसका उत्तराधिकारी धर्मपाल था, और धर्मपाल के बारे में आगे आपको और भी जरूरी बातें बताऊंगा, जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी भी था और उसने बहुत सारे काम भी किए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक कृति की विवरण देता है? तो खालिमपुर अभिलेख बात करें तो धर्मपाल की कृति का वर्णन विवरण देता है। ठीक है, धर्मपाल पाल वंश में बहुत प्रतापी राजा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको बता दूं कि धर्मपाल के बारे में अगर बात हो ही रही है तो बता दूं कि इसने बहुत सारा काम किया। इसने नालंदा को पुनर्जीवित किया, मतलब जीर्ण अवस्था से उसका उद्धार किया, बहुत सारे गांव भी दान किए। साथ ही साथ नालंदा को पुनर्जीवित किया इसने। ठीक है, और एक बात स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि इसने नालंदा तक्षशिला की स्थापना, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी प्रमुख कृतियों में गिनी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक स्टूडेंट हो जाता है नन्नू को बोला जाता है। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन रहेगा? नन्नू। ठीक है, इसको कई जगह नानुक भी लिखा रहता है, याद रखिए, कई जगह इसको हमको नानुक भी पढ़ने को मिलता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नानुक भी पढ़ने को हमको कई जगह मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खुजराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खुजराहों का जो प्रसिद्ध मंदिर था, इसका याद रखना कि चंदेल राजाओं ने खुजराहों का मंदिर बनवाया है, चंदेल राजाओं ने बनवाया। ठीक है, इसका स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की? तो उत्तरापथ स्वामी किस चंदेल राजा को बोला गया स्टूडेंट? तो इसके तो ये जो है ना, ये आपका हो गया धर्मपाल को बहुत सारी उपाधि दी गई। जो ऑप्शन डी है आपका धर्मपाल को और क्या क्या बोला गया स्टूडेंट? बात करें तो जो धर्मपाल जो गोपाल का पुत्र था, इसको महाराजाधिराज, परमेश्वर, ठीक है, और परम धारक की उपाधि भी इसको दी गई। इसने विक्रमशिला की स्थापना की, नालंदा का पुनर्जीवन किया। ठीक है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रानी दीधा शासिका थी। अब रानी दीधा की बात आ गई स्टूडेंट, ऐसी ये रानी थी जिनके बारे में सभी हमारे स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए। ये नारी शक्ति की मिसाल थी, कश्मीर की पहली महिला शासिका थी। कश्मीर की पहली महिला शासिका रानी दीधा थी। और रानी दीधा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इतनी बड़ी रानी थी ये कि ठीक है, इनके पति जो थे सेनगुप्त की मृत्यु के बाद, उस समय रानियां सती हो जाया करती थी। तो इनकी एक और रानी थी राजा सेनगुप्त की, मतलब दीधा की। तो राजा सेनगुप्ता की एक और पत्नी थी जो सती हो गई, लेकिन दीधा ने राजकाज संभाला, सती होने से मना कर दिया। और ये इतनी खतरनाक रानी थी, इस खतरनाक से कह रहा हूँ क्योंकि इनका दुश्मन चुड़ैल रानी से कह के इनके बारे में बात किया करते थे। माना जाता है कि 35,000 सेना को मात्र 500 सैनिकों से मात्र 45 मिनट के अंदर युद्ध जीत लिया था। 500 सैनिकों से 35,000 सेना को मात्र 5,000 सैनिकों से हरा दिया। और इन्होंने 50 साल तक कश्मीर में शासन किया। ठीक है, तो इनके ऊपर आशीष कौल ने अभी एक नया चर्चा में विदा द वॉरियर क्वीन नाम की किताब भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत, और इन्होंने महिला सशक्तिकरण का विधा थी। और साथ ही साथ ये गुरिल्ला युद्ध में माना जाता है कि शिवाजी से पहले भी ये गुरिल्ला युद्ध कला जानती थी।
अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम किसकी रचना है? स्टूडेंट मृच्छकटिकम तो ये तो आपको पता ही है कि ये शूद्रक की रचना है। ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है, ठीक है। मृच्छकटिकम की बात करें स्टूडेंट तो ये शूद्रक की रचना है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? ठीक है, प्रबंध चिंतामणि की बात करते हैं स्टूडेंट तो जो ये था, ये जो हमारा ये कह रहा है कि गढ़वाल का ठीक है, तो मेरुतुंग इसका राइट आंसर आप जो हो जाएगा कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरुतुंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेरुतुंग, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो जो गढ़वाल वंश का प्रथम राजा था वो चंद्रदेव था, ठीक है। इसी गढ़वाल वंश से राजा जयचंद आते हैं, ठीक है। जयचंद ने और जयचंद का और पृथ्वीराज की शत्रुता जग जाहिर है। तो राजा चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश का जो एक क्षत्रिय वंश था 1090 में इसकी स्थापना की थी। किसने में? 1090 में। साथ ही साथ स्टूडेंट बताऊंगा क्वेश्चन बैंक पे आप आंख मूंद के भरोसा नहीं करिएगा, चीजों को देख कर करेक्शन कर कर ही अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाइएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ आप हमारा अगर आपने ईएनजी जो एएसी 201 का वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके चेक करेगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में भी रिपीटेड हैं, ठीक है। और अगर आपको समय मिला तो एएसी का और जाके फर्स्ट सेमेस्टर के भी वीडियोस को आप चेक करेगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखा इस बार रिपीटेड आए थे। तो अगला करा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। मैंने बताया ना विक्रमशिला की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की। साथ ही साथ इसने नालंदा का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। इसने 200 गांवों को दान दे दिया था इस सब कामों के लिए, ठीक है। तो धर्मपाल एक बहुत बड़ा शासक था। धर्मपाल के बारे में स्टूडेंट आपको बता दूं कि धर्मपाल ने ही जो था कि ये जो बौद्ध अनुयायी था, ठीक है, और मतलब काफी कुछ इसने काम किया था, ठीक है। चलिए आगे और बातें बताता रहूंगा ना। धंग कौन था? अब जब बात आ गई धंग की तो ये चंदेल वंश का राजा था। कौन था? चंदेल वंश का राजा था। चंदेल वंश का राजा था धंग, ओके। और ये 950 से लेके 1008 ईस्वी तक बुंदेलखंड में शासन किया। 950 से लेके 1008 तक लेकर 1008 तक इन्होंने बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में शासन किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता के स्वयंवर में का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अब देखिए इनका तो गढ़वाल वंश के जयचंद्र पृथ्वीराज रासो में है। किसमें है? पृथ्वीराज विजय में नहीं, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बादल अभिलेख संबंधित है। स्टूडेंट अब बात करें बादल अभिलेख की तो जो बादल अभिलेख है ना ये पाल वंश से, ठीक है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाल वंश से संबंधित है, पाल वंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लक्ष्मी कर्ण किस वंश का शासक था? स्टूडेंट साथ ही साथ हम हमारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि इंग्लिश का हमको सेक्शन नहीं मिल पाया था, जो फोटो हमारे पास अवेलेबल किसी तरह से हो पाया था तो उसमें हमको हिंदी पे ज़्यादा फोकस लिया, इसलिए हमने इसको वीडियो के तो जो लक्ष्मी कर्ण वो किस वंश का शासक था यानी किस डायनेस्टी से बात करता था? तो ये कलचुरी वंश का शासक था, ठीक है। लक्ष्मी कर्ण किस वंश का शासक था? कलचुरी वंश का शासक था, ठीक है। और कलचुरी वंश से ही कौन एक बहुत और शासक आता है स्टूडेंट? तो कलचुरी वंश का बात करेंगे कि गंगे देव, जो गंगे देव था वो पहला राजा था जिसने सोने के सिक्के भी चलाते, तो वो भी कलचुरी वंश से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन एक शिक्षा का केंद्र था? तो शिक्षा के केंद्र की बात करेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे कि जो शिक्षा के केंद्र की जब बात आ जाती है तो ये आपको पता है कि विक्रमशिला, ठीक है, ये जो था विक्रमशिला, ठीक है। तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब शिक्षा के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है विद्याधर शक्तिशाली राजा कहाँ का था? तो विद्याधर जो था वो चंदेल राजा था। विद्याधर कौन सा राजा? चंदेल वंश का तो एक राजा था, ठीक है, चंदेल राजा, इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गढ़वाल नरेश जयचंद ने चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के बीच शत्रुता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो इनके दोनों के बीच जो शत्रुता का उल्लेख है इसको हमको राज तरंगड़ी में मिलता है, ठीक है। इनके बीच पता चलता है कि जिसमें कि इन दोनों के बीच में शत्रुता थी और पृथ्वीराज संयोगिता से शादी पृथ्वीराज ने की, तो ये सारे का जो उल्लेख राज तरंगिणी में भी मिलता है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो आप स्टूडेंट आप बताइएगा कि ये पृथ्वीराज के कवि थे तो जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसको आप देख के जाइएगा ये सारी चीजें, ठीक है। मुंगेर अभिलेख किससे संबंधित है? अब मुंगेर अभिलेख है तो ये पाल वंश के राजा देवपाल से संबंधित है, ठीक है। मुंगेर अभिलेख किससे मिलता है? देवपाल में मिलता है, ठीक है।
अगला संयुक्ता पुत्री थी, तो ये तो आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया कि जयचंद की, ठीक है। जो ये किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी। और जयचंद कहाँ का कैसा राजा था? तो स्टूडेंट जयचंद जो था वो गढ़वाल राजा था, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा है? तो स्टूडेंट जब हम्मीर महाकाव्य की बात हो रही तो नयन चंद सूरी ने। ये जो बात कर रहे हैं ये जयचंद, ये गलत ऑप्शन है स्टूडेंट, पहले तो ये गलत लिख दिया इसको। जो जिसने पेपर को उसने नय चंद नाम सुना ही नहीं होगा, इसीलिए एक्चुअल में इसको लिखा है नय चंद्र सूरी ने, नय चंद सूरी ने, ठीक है। तो ये नय चंद सूरी का है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। वो लिखने वाले ने उसको जयचंद समझा, तो नयचंद सूरी सही आंसर है, आपको सही याद होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम जो था, सिंध विजय 712 ईस्वी में इसने सिंध पे विजय हासिल की थी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, तो 712 ईस्वी में इसने विजय की। अगला क्वेश्चन पूछा है जेजा भुक्ति का संबंध था, तो जेजा भुक्ति चंदेल वंश से था। ये किससे था? जेजा भुक्ति का संबंध ना वो चंदेल वंश से था। ये चंदेलों ने 9 से 15वीं ईस्वी तक जेजा भुक्ति के चंदेल, इनको कहा ही जाता था जेजा भुक्ति के चंदेल, जिन्होंने 9 से 15वीं सेंचुरी तक शासन किया था, ठीक है। और इनके ठीक है। चलिए, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया? अब देखिए, बौद्ध पुष्य भूति पाल, लेकिन जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्य भूति ने तो दिया, पालों ने दिया, मौर्यों ने, ठीक है। अब बात कर तो इसमें से मौर्य जो था ये क्या था? ये इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, चूंकि ये जैन था। बाद में अशोक ने जो है वो आके उसमें अब बुद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन मैं ये क्या थे? जो मौर्य थे, ठीक है। तो मौर्य ये क्या था? ये जैन धर्म का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित कर दिया? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो एग्जैक्टली ये चंदावर का युद्ध किसमें हराया था? चंदावर का युद्ध में, चंदावर के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। और 1094 के आसपास का समय रहा होगा मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो 1094 के समय में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है, जयचंद को मोहम्मद गोरी ने। अब आप गोरी का और पृथ्वीराज का भी युद्ध देख के चला जाएगा, तराइन का युद्ध, ये सब आप प्रथम द्वितीय सब स्टूडेंट देख के जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की? तो ये प्रश्न तो आप बहुत पहले से स्टूडेंट पढ़ते होंगे कि सोमनाथ मंदिर को लूटपाट करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। इसने 6 बार 5-7 बार कई बार इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक है। 1025-26 में इसने तोड़ दिया था इसको, बाद में भी बना, तो कई बार इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो सोने बहुत ज्यादा मात्रा सोने की खान थी वो मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल पुत्र देव राजा थे, तो जो बाल पुत्र देव थे ये कहाँ के राजा थे? ये जावा के राजा थे। कहाँ के स्टूडेंट? जो जावा, ठीक है, जावा सुमात्रा आप जान रहे हैं ना, इंडोनेशिया में। 9वीं शताब्दी में ये राजा थे वहां के। किस शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार की स्थापना की? तो सोमपुर महाविहार की स्थापना देखिए राजा धर्मपाल, धर्मपाल जो है ना बहुत बड़ा राजा है पाल वंश का, और मैंने इसके बारे में और चीज बताया, तो इसी ने स्थापना कराई किसकी? इसने स्थापना आपकी की सोमपुर महाविहार की स्थापना। ये सोमपुर महाविहार अब कहाँ स्थित है स्टूडेंट? आपको बता दूं कि ये अब बांग्लादेश में स्थित है। इस समय जो हमारा बांग्लादेश है ना, बंगाल का वो भाग, तो ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी राजधानी थी, तो त्रिपुरी किसकी राजधानी थी स्टूडेंट? तो त्रिपुरी राजधानी थी कलचुरियों की, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, कलचुरियों की ये राजधानी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवपाल के काल में बाल देव पुत्र कौन थे? देखिए अब देवपाल जब भारत में था तो बाल पुत्र देव उस समय वहां थे, तो बाल पुत्र देव कौन था? ये शैलेंद्र वंश के राजा हुआ करते थे। अब ये ठीक है, ये शैलेंद्र वंश के राजा होते थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये शैलेंद्र, जैसे आपको ये बाल, तो ये अब ठीक है, इसको मतलब शैलेंद्र वंश के राजा और हुआ करते थे, और मैंने बताया कि इंडोनेशिया जावा की तरफ ये राजा हुआ करते थे। ये सब बातें मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक को महमूद गजनवी ने पराजित नहीं किया? तो महमूद गजनवी ने किसको नहीं पराजित किया? तो विद्याधर को, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी है कि विद्याधर, जिसमें से जयशक्ति, धंग और डंग ये तो पराजित हो गए थे, लेकिन
विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो मैंने बताया, मैंने आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो त्रिकोणात्मक संबंध की बात करते हैं, तो ये जो तीनों थे, ये तीनों इसका हिस्सा थे, ठीक है। त्रिकोणात्मक संबंध इसके ये हिस्सा थे, लेकिन जो गढ़वाल था वो इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो हमारा क्या था, हिस्सा नहीं था। तो ये त्रिकोणात्मक संबंध पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, लेकिन गढ़वाल जो वंश था जिसमें जयचंद था वो इसका हिस्सा नहीं था। चलिए, आला खंड किस विद्वान की रचना है? तो आल्हा जगनिक, जागनिक लिखा है, जगनिक इनको मानते हैं। तो ये किसकी रचना है? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जगनिक की ये रचना है, ठीक है। आला उदल का जिक्र मिलता है, जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने पहुंच गए थे, ठीक है। और आल्हा गाया भी जाता है उनके आदमी, इनकी वीरता के किस्से इतने मशहूर थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान। अब देखिए, अलबरूनी ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। ये विद्वान कौन था? अलबरूनी था, मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला। और अलबरूनी ने भारत का जिक्र किया। अलबरूनी के बारे में पढ़ के जाइएगा, अलबरूनी के बारे में स्टूडेंट आप और इन्फॉर्मेशन जुटा लीजिएगा। इसी के जब ये आया था ना, तो महमूद गजनवी ने अलबरूनी की किताब में जब सोमनाथ मंदिर का जिक्र देखा ना, तो कहा जाता है उसी किताब से प्रभावित होकर जाकर उसने सोमनाथ पे हमला कर दिया था। और अलबरूनी ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो थोड़ा सा आप अलबरूनी को अच्छे से उसका देख लीजिएगा, कब आया था। तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, ठीक है। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? ये सब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी आपको और वीडियो भी कराने हैं। एक लंबे अंतराल बाद निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो मैंने बताया ना, सोने के सिक्के जो चलाने वाला राजा था वो गांगे देव था, ठीक है। ये पहले ही मैंने आपको पहले बता दिया कि जो किस वर्ष का था, कि ये सबसे पहले जो देखिए सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जो कनिष्क राजाओं ने चलाए थे, ठीक है। और गंगे देव जो कलचुरी वंश का शासक था, इसने भी सोने के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन कि कृत्य कल्पतरु के लेखक। अब पूछ रहा है कृत्य कल्पतरु, तो देखिए ये लक्ष्मीधर की रचना है। कृत्य कल्पतरु जो है ये किसकी है? लक्ष्मीधर की। वह राठौर यानी राठौर गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद के मंत्री थे। ये किसके? राजा गोविंद चंद के ये क्या थे? मंत्री थे। अब यही देखिए, यही क्वेश्चन आगे पूछ लिया है। तो ये जो थे हमारे ये लक्ष्मीधर भट्ट, इनका पूरा नाम स्टूडेंट बता दूं तो ये लक्ष्मीधर भट्ट ही जो थे, को लिखा है कौन? गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री था लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर भट्ट। और इन्होंने क्या लिखा? कृत्य कल्पतरु नाम की पुस्तक लिखी, और ये राजा गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का, मैंने बताया ना बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, ठीक है। बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म को संरक्षण उद्धार करने का काम बहुत सारा किया। तक्षशिला विक्रमशिला में इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक कृति राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? अब ये राजशेखर बहुत महत्वपूर्ण कवि आपके लिए हो जाता है। और राजशेखर ने, स्टूडेंट बात करें तो विदसाल भंजिका, विदसाल भंजिका इसमें से लिखा। अब कुछ और किताबों के नाम है स्टूडेंट, जैसे आपको याद रखना है कि नोट कर लीजिए, पेन पेपर से पूछ देता है। जैसे काव्य मीमांसा, भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, काव्य मीमांसा और विशाल भंजिका ये इसने लिखा, ठीक है। तो विशाल भंजिका ये सारा चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कपूर मंजरी, भुवन कोश, काव्य मीमांसा ये राजशेखर की रचना है, ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो जो गुप्त काल था उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? व्यापार सबसे ज्यादा कहाँ से होता था? उज्जैनी में। और यहीं से राजा विक्रमादित्य के बारे में उज्जैनी उनकी प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? ठीक है, तो धर्मपाल का समकालीन शासक की बात करेंगे तो इस वत्सराज, ठीक है, वत्सराज था। इस समकालीन शासक कौन था? धर्मपाल के वत्सराज था। मान लेता इसने धर्मपाल को, ठीक है। तो ये इनका साथ था, और धर्मपाल क्या था? बौद्धन का संरक्षक भी था, ठीक है। तो वत्सराज समकालीन शासक। स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा कर लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिएगा स्टूडेंट, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस करने के लिए बहुत प्रेरित होते हैं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आपको कोई डाउट हो तो स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ से चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी अपने प्रश्न को सीधे हमसे पूछ सकते हैं। गुड लक स्टूडेंट, आप अपने पेपर में सबसे अच्छा करिए। पेपर देने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आए, आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। गुड लक। कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के बीच, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सारे डीडीयू से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलता रहेगा। तो
लाइक करके शुरू हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गढ़वाल किसके सामंत थे? स्टूडेंट तो कह रहा है परमार, प्रतिहार, चोल और चंदेल। तो ये जो स्टूडेंट जो गढ़वाल वंश था ये प्रतिहार के सामंत थे, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिहार, ठीक है। गढ़वाल वर द फ्यूडटोरी ऑफ प्रतिहार, ऑप्शन बी राइट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। धंग या धंग देव इसका दूसरा नाम भी है। तो धंग वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो किस डायनेस्टी यानी किस वंश का राजा था धंग? तो धंग या धंग देव ये चंदेल वंश का राजा था स्टूडेंट। ये किस वर्ष, ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच था और ये चंदेल वंश का राजा था। है कि किस पाल शासक के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है धर्मपाल, ठीक है। तो धर्मपाल के समय स्टूडेंट कन्नौज के सिंहासन के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ये जो तीन जो पक्ष इसमें कौन कौन थे वो आप याद रख लीजिएगा। मतलब इसमें गुज्जर प्रतिहार वंश था, पाल वंश था और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार किया। तो फिर इससे पाल वंश के राजा धर्मपाल को ईर्ष्या हुई और उसने कन्नौज पे आक्रमण कर लिया, लेकिन वत्सराज से हार गया। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, जो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव था, ध्रुव ने आक्रमण करके गुज्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल दोनों को हराया, ठीक है। तो इस तरह से ये युद्ध चल रहा था, ठीक है। और अंत में विजय जो है इसमें नागभट्ट द्वितीय को, जो क्या आपका राजा था गुज्जर प्रतिहार पाल वंश का राजा था, उसको विजय मिली थी, ठीक है। तो इस तरह से ये युद्ध चलता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवी लक्ष्मी के अंकित सिक्के किस मुस्लिम शासक ने चलाए? तो स्टूडेंट जो देवी लक्ष्मी के अंकित सिक्के चलाने का जो हमको जानकारी मिलता है उसका सही उत्तर हो जाता है मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी ने बैठे लक्ष्मी जी के चित्र को अंकित करके सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? अब लक्ष्मीकर्ण जो था स्टूडेंट्स, जब लक्ष्मीकर्ण की बात आती है तो ये कलचुरी वंश का था, ठीक है। लक्ष्मण, ठीक है, ये कलचुरी राजवंश का शासक था, ठीक है। इस कलचुरी स्टूडेंट कलचुरी राजवंश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उठाए गए, ठीक है। कलचुरी राजवंश को विकिपीडिया पे मिल जाएगा, पूरा पढ़ जाइएगा, राजाओं का क्रम देख लीजिएगा, इससे आपका बहुत सारा मदद मिलेगा, ठीक है। तो ये कलचुरी लक्ष्मीकर्ण जो था वो कलचुरी राजवंश का था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई स्टूडेंट? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध से हुआ, ठीक है। और तराइन के हाँ मुस्लिम शासन के, ठीक है सही बोला। ये 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध 91 और द्वितीय युद्ध जो था स्टूडेंट 92 में लड़ा गया। 92 के युद्ध में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, ठीक है। और स्टूडेंट मोहम्मद गोरी ने इसमें विजय प्राप्त की और यही जो तराइन के द्वितीय युद्ध हारने के बाद से मुस्लिम शासन की भारत में स्थापना हो गई। तो 1192 में हुआ था और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था और पृथ्वीराज जीते थे, लेकिन 92 में पृथ्वीराज के हार के साथ मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज को हम पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है तो याद रखिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों लड़ा गया था 1191 और 1192 में, जिसमें 92 में मोहम्मद गोरी को जीत मिली थी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संयोगिता पुत्री थी। संयोगिता किसकी पुत्री थी स्टूडेंट्स? तो ये जयचंद की पुत्री थी। स्टूडेंट्स आप किस कॉलेज से वीडियो को देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके भी बताइएगा, और आप किस और पेपर के वीडियोस और चाहते हैं प्रीवियस ईयर की वो भी हमें बताते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न कर रहा है जयचंद किस वंश का शासक था? तो स्टूडेंट जयचंद था वो गढ़वाल वंश का शासक था, ठीक है। तो वो जो जयचंद था वो गढ़वाल वंश का शासक था, ठीक है। तो ये आराम से ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट जो आपके एशियन हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन स्टूडेंट किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं, मतलब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एसएससी के भी क्वेश्चंस हैं। तो कई बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आराम से आप देख के अच्छे से तैयारी करके जाइएगा।
राजपूतों की विदेश उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन और भी पहले भी कई बार आ चुका है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो राजपूतों के विदेश उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, और इसने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने राजपूतों को विदेशी माना था, जिसमें काफी विवाद भी है। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण का शासन समय क्या था? अभी लक्ष्मीकर्ण का शासन, अब शासन समय पूछ रहा है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, जो अभी इसे पूछा था कहाँ का शासक था, तो मैंने बताया था कलचुरी वंश का शासक था, और यहाँ खुद भी दे दिया गया। तो अगर आपको कभी कभी नहीं आता तो क्वेश्चन पेपर भी ध्यान से पढ़ते हैं तो एक दो क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं मिल जाता है। तो जो लक्ष्मीकर्ण जो था स्टूडेंट्स, तो ये कलचुरी वंश का ये जो राजा था, इसका 10,000 मतलब 1041 से लेकर 1072-73 के समय इसका था, ठीक है, 10वीं से 12वीं, ठीक है। तो ये जो कलचुरी साम्राज्य 10वीं से 12वीं शताब्दी में चला, और जो लक्ष्मीकर्ण था वो राजा बना 1041 से लेकर 1072 तक के बीच का वो राजा था, 1072 तक के बीच का राजा था, ठीक है। और ये कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश के तरफ के क्षेत्र में ये फैला हुआ था, ठीक है। ये जो कलचुरी वंश है स्टूडेंट, ये त्रिपुरी के कलचुरी है, ठीक है। दो, एक उत्तरी कलचुरी वंश था और एक दक्षिणी कलचुरी था, ठीक है। तो ये उत्तरी कलचुरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान। तो स्टूडेंट, जो महमूद गजनी के साथ आया था वो क्या था? अलबरूनी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो ये अलबरूनी था, और ये जो महमूद गजनवी के साथ आया था, इसने डिटेल में भारत के जो है चित्रण किया हुआ है। और इसकी एक जो ये पर्सिया का था, अलबरूनी ये जो था ये पर्सिया से आया था। और स्टूडेंट, इसकी एक फेमस किताब है जिसको इसने लिखा था, बार बार पूछा जाता है, तो किताब अल हिंद जो है इसकी एक फेमस पुस्तक है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, अब पाल वंश पे चलते हैं। तो स्टूडेंट, आप कलचुरी वंश, पाल वंश, इसको बस विकिपीडिया पे देख जाइएगा, इनके राजाओं को विकिपीडिया का पेज पढ़ जाएगा और इनके राजाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो स्टूडेंट, ये गोपाल को माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। गोपाल का पुत्र धर्मपाल था, धर्मपाल का पुत्र देवपाल था, और देवपाल का पुत्र गोविंद पाल, ठीक है। जो अंतिम राजा माना जाता है पाल राजा, गोविंद पाल को माना जाता है, ठीक है। और ये मगध पे के आसपास क्षेत्रों पे राज्य करते थे। जेजा भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो स्टूडेंट, बुंदेलखंड को ही जेजा भुक्ति, बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्रों में आता है, तो जेजा भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? बुंदेलखंड का नाम है। और जेजा भुक्ति पे शासन कौन कर रहा था स्टूडेंट? ये भी सारा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो जो जेजा भुक्ति था, गढ़वाल वंश के शासक जो थे इस पे राज कर रहे थे, जेजा भुक्ति पे, गढ़वाल वंश के। गढ़वाल वंश का जो अभी अगला नीचे लिखा है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट, गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रदेव, ठीक है। इसने जो चंद्रदेव था ये गढ़वाल वंश का शासक था, और इसने प्रतिहार राजा को हराकर कन्नौज पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। तो चंद्रदेव आप याद रखिएगा। कन्नौज का पुराना नाम क्या है स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज था, ठीक है। कान्यकुब्ज, कान्यमुब्ज लिख दिया, कान्यकुब्ज है, ठीक है। कान्यकुब्ज था, ठीक है। तो कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कान्यकुब्ज। चलिए, गढ़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गढ़वाल वंश की प्रारंभिक राजधानी वाराणसी थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वाराणसी। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कब हुआ? मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण की बात पूछ रहा है। तो इसने स्टूडेंट सबसे पहला आक्रमण जो 1175 में मुल्तान पे किया, ठीक है। और मुल्तान पे पहला आक्रमण किया, ठीक है। उसमें जीत मिली थी। दूसरा आक्रमण में इसने को भीम द्वितीय से हार मिली थी। तुरुष्क दंड नामक कर किस गढ़वाल राजा ने लगवाया? तो तुरसक दंड नामक जो कर था ये गोविंद चंद्र ने लगाया था। ये किसने लगाया था? गोविंद चंद्र ने लगाया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गोविंद चंद्र। कलचुरी वंश की राजधानी थी स्टूडेंट, कलचुरी वंश की राजधानी क्या है? तो कलचुरी वंश जो है, मैंने दो बताया कि एक उत्तरी कलचुरी है जो मध्य प्रदेश से और जबलपुर के क्षेत्रों में कवर करता है, और एक दक्षिणी कलचुरी है, ठीक है। तो ये बात इसमें जब हम देखते हैं तो ये उत्तरी जो है कलचुरी वंश की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी, ठीक है। इनको त्रिपुरी के कलचुरी कहा ही जाता है। जो उत्तरी कलचुरी है इनको त्रिपुरी के कलचुरी कहा ही जाता है, ठीक है। इनकी राजधानी त्रिपुरी थी, और जो दक्षिण के कलचुरी हैं उनकी राजधानी महिष्मती थी, ठीक है। तो इनकी राजधानी त्रिपुरी हमको मिल जा रहा है, तो त्रिपुरी राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश की राजधानी थी स्टूडेंट, चंदेल वंश जो था इनकी राजधानी खजुराहो थी,
चंदेल वंश की राजधानी जो है खजुराहो थी। और चंदेल वंश का शासक जो स्थापक था वो नन्नुक था। नन्नुक जो था इसका संस्थापक था चंदेल वंश का, याद रखिएगा। चंदेल शासक यशोवर्मन कब राजा बना? तो स्टूडेंट जो चंदेल शासक यशोवर्मन जो राजा बनता है, उन्नीस कई बार आपको स्टूडेंट विकिपीडिया पे देखोगे तो 925 मिलेगा या 930, ठीक है। तो हम 925 या 930 माना जाता है, ठीक है। तो 925 या 30 माना जाता है, तो यहाँ 30 मिल रहा है, कहीं कहीं 925 मिलेगा, तो आपको जानना पड़ेगा कि 925 भी सही माना जाता है। ये कन्नौज का राजा था, ठीक है, यशोवर्मन, ठीक है। और ये हर्ष का पुत्र था, यशोवर्मन कन्नौज का राजा था। और परम भट्टारक की उपाधि हर्ष को धारण करता था। हर्ष, ये भी आप याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछे गए हैं तो मैं बता रहा हूं। खजुराहो लेख किस शासक ने लिखवाया? तो खजुराहो लेख जो था वो ढांग ने लिखवाया था। स्टूडेंट किसने लिखवाया था? ढांग ने लिखवाया था। और ढांग जिसको ढंगदेव कहा जाता है, तो खजुराहो मंदिर जो है चंदेल राजा ने बनवाया, ठीक है, चंदेलों ने बनवाया था। राजा यशोवर्मन द्वारा निर्माण शुरू कराया गया था। तो जो यशोवर्मन था स्टूडेंट, उसने क्या उससे के द्वारा क्या कराया गया था, जो है ये खजुराहो के मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया था, ठीक है। और जो इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवाया वो ढांग ने लिखवाया, ढंगदेव ने लिखवाया था, ठीक है। अलबरूनी ने स्टूडेंट जो खजुराहो को सिटी ऑफ गॉड यानी देवों का शहर कहा है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की? तो स्टूडेंट मोहम्मद गोरी की हत्या जो जब वो लौट जा रहा था तो खोखर जनजाति के लोगों ने की थी। खोखर्स ने इनकी हत्या, माना जाता है कि खोखर जनजातियों ने इनकी हत्या कर दी थी। मत्स्य न्याय का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? तो स्टूडेंट खालिमपुर अभिलेख में मत्स्य न्याय का जो हमको जिक्र मिलता है वो खालिमपुर अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, खालिमपुर अभिलेख। खालिमपुर अभिलेख में मत्स्य न्याय का जिक्र मिलता है। किस शासक ने प्रयागराज में जल समाधि ली? अब स्टूडेंट प्रयागराज में जो जल समाधि है वो धंगदेव ने ली थी। अभी इसमें कई लोगों का नाम आता है स्टूडेंट, लेकिन धंगदेव जो है ने प्रयागराज में जल समाधि ली थी, जो चंदेल राजा था। और ये जो स्टूडेंट ये जो खजुराहो का ठीक है, जे भुक्ति में शासन करते, जो ये विद्याधर हैं, यशोवर्मन, ढांग और विजयपाल जो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें विद्याधर जो है वो जे भुक्ति में शासन करता था। यशोवर्मन जो था स्टूडेंट, ये महोबा के से अपनी राजधानी, ठीक है, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था बाद में, ठीक है। तो यशोवर्मन ने क्या कर दिया था, अपनी राजधानी क्या बना लिया था, महोबा बाद में बना लिया था, ठीक है, यशोवर्मन ने। लेकिन जो धांगदेव था इसने प्रयागराज में जल समाधि ली थी, तो इसको याद रखिएगा। और ये लोग क्या कहते हैं, खुजरा चलिए मैं आगे बताता हूँ, सॉरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शासक महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? तो महमूद गजनवी के विरुद्ध किस हिंदू राजा ने संघ बनाया था? तो स्टूडेंट आनंद पाल ने महमूद गजनवी के खिलाफ एक जो यूनियन बना दिया था, संघ बनाने का अलायंस बनाया था, वो आनंद पाल ने। इन्होंने कौन सा किस किस राजाओं का संघ बनाया था हिंदू राजा? तो उज्जैन के राजा, ग्वालियर के राजा, कलिंजर के राजा और अजमेर के राजाओं को मिलाकर आनंद पाल ने संघ बनाया था, ठीक है। फिर भी ये लोग जीत नहीं पाए थे। तो आनंद पाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर और अजमेर के राजाओं को मिलाकर संघ बनाया था महमूद गजनवी से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न, खैरा और जबलपुर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो खैरा और जबलपुर जो अभिलेख है वो यशकर्ण से संबंधित है, ठीक है। ये यशकर्ण जो राजा था इससे संबंधित है, ठीक, यशकर्ण। किस शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? अब स्टूडेंट मैंने जहां तक रिसर्च किया, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि स्टूडेंट मुझे जहां तक पता है कि इसको गंगदेव ने धारण की थी, ठीक है। ये उपाधि ज्यादातर इसके लिए गंगदेव जाना जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट ये कलचुरी राजवंश के लोग इसकी उपाधि धारण करते थे। तो और इसका एक बड़ा राजा कर्ण था, ठीक है, इसका एक बड़ा राजा कर्ण भी था। तो हम लक्ष्मी कर्ण जिसको कहते हैं, ये भी एक बहुत मशहूर राजा हुआ, ठीक है। तो अगर इसमें हमको गंगदेव ऑप्शन में है नहीं, तो कलचुरी वंश का राजा ये लक्ष्मी कर्ण भी था। तो स्टूडेंट लक्ष्मी कर्ण को ही के साथ ही त्रिलिंगाधिपति की उपाधि इसने ही धारण की थी, क्योंकि कलचुरी वंश के लोग ही इसकी उपाधि धारण करते थे। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होगा। और अगर इसमें से गंगदेव रहे तो वो ज्यादा सही माना जाता, नहीं है तो कर्ण के साथ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत महान राजा हुआ है कलचुरी वंश में। विक्रमादेव चरित किसने लिखा है? विक्रमादेव चरित स्टूडेंट, ठीक है। तो विक्रमादित्य जो विक्रमदेव चरित है वो विल्हड़ द्वारा लिखी गई है। स्पेलिंग में भी दिया है जबकि बी होना चाहिए, विल्हड़ ने लिखी है स्टूडेंट, ठीक है। और विक्रमादित्य जो थे
तो विक्रमदेव चरित जो था ये विक्रमादित्य के ऊपर, ठीक है, जो विक्रमादित्य छठवें थे उनके ऊपर, चालुक्य राजा के ऊपर ये लिखा था विक्रमदेव चरित, और लिखा था विल्हड़ ने, ठीक है, याद रखिएगा। रामचरित की रचना किसने की? तो स्टूडेंट ये रामचरितमानस नहीं है, पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये संस्कृत में महाकाव्य है, पाल, ठीक है, ये संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है, और ये इसको संध्याकर नंदी ने लिखा है, संध्याकर नंदी, ठीक है, संध्याकर नंदी ने लिखा है, और रामचरित नाम का ये संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है, संध्याकर नंदी ने लिखा हुआ है। कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अभी मैंने बताया पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। रीवा का अभिलेख किस वंश से संबंधित है स्टूडेंट? तो रीवा का अभिलेख जो है वो कलचुरी राजवंश से संबंधित होगा, ठीक है, तो कलचुरी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। गढ़वाल शासक धंग के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो स्टूडेंट धंग के जो प्रधानमंत्री था वो प्रभास था, वो प्रधानमंत्री, खास करके उसको चीफ मिनिस्टर कहा गया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर दिया, लेकिन वो चीफ मतलब मुख्य, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की तरह यहाँ पे अंत नहीं है, वहाँ पे प्राइम मतलब भी मुख्य, मेन मंत्री, प्राइम मतलब मेन, और यहाँ पे चीफ मतलब भी मेन, तो ये आज का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है, इसका जो एक्चुअल में चीफ मिनिस्टर था वो प्रभास था, ठीक है, और जो यशोधर दिया है ये इनका पुजारी था, ये इनका जो राजसी पुजारी था। और स्टूडेंट धांग का जो शासन काल है 950 से लेकर 999 ईस्वी तक का माना जाता है, ठीक है, और जो धंग था वो जे भुक्ति में शासन करता था, जे भुक्ति में पूछा कौन राज करता, तो धंग जो था वो वहां पे शासन करता था, मध्य प्रदेश की तरफ ये क्षेत्र है, मैंने पहले बताया, ठीक है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचुरी था, अब स्टूडेंट कई बार बता भी चुका हूँ कि कलचुरी वंश से दो है, तो ये चेदी के कलचुरी, या जिसको आपको कह सकते हो कि पश्चिमी और उत्तर भारत के तरफ के जो कलचुरी हैं उसकी बात की जा रही है, तो इसका संस्थापक इसमें से तो नहीं कोई है स्टूडेंट, इसमें से तो कोई नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नहीं है, आप देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से और जितना मैंने पढ़ा, त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं, जिसको जो माने जाते हैं, इसका कोक्कल प्रथम, इसका संस्थापक कौन था? कोक्कल प्रथम, कोक्कल प्रथम, ठीक है, कोक्कल प्रथम को इसका संस्थापक माना जाता है, प्रथम, ठीक है, ये इसका संस्थापक था, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी का। और ये जो, ठीक है, ठीक है, तो ये कोक्कल प्रथम को माना जाता है। फिर युवराज द्वितीय है, फिर गांगेय देव है, गांगेय देव का मतलब युवराज द्वितीय, युवराज जो लिखा है ये युवराज द्वितीय जो थे, ये गांगेय देव के दादाजी हैं। फिर स्टूडेंट बाद में आपके लक्ष्मी कर्ण है, जिसको कर्ण कहा जाता है, ठीक है, तो कोक्कल प्रथम को माना जाता है, इसमें मुझे कोई सही नहीं लगा, ठीक है, बाकी आप इसको एक बार और देखिएगा, अगर आपको कहीं मिलेगा तो मुझे स्टूडेंट्स मुझे भी बताइएगा, और इसका जगह बताइएगा कि किस जगह पे आपने इसको पढ़ा है। यूपीएच की बात मत करिएगा, क्वेश्चन बैंक की बात मत करिएगा, किताब में बताइएगा या डॉक्यूमेंट में बताइएगा। जबाने हिंदवी किस भाषा को कहा गया? तो स्टूडेंट जबाने हिंदवी उर्दू भाषा को कहा गया है, ठीक है, तो उर्दू को कहा गया है, ठीक है। चूंकि स्टूडेंट मैंने जो कोक्कल प्रथम है वो विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है, कोक्कल प्रथम को ही कलचुरी, जो चेदी के कलचुरी हैं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में शासन करते थे, कोक्कल प्रथम उनका राजा था, ठीक है। तो महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो स्टूडेंट इसने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण की बात हम पहले कर चुके हैं, 1027 में इसने जो है अंतिम आक्रमण भारत पे किया था, 1027 में इसने किया था, और कुल 17 आक्रमण किए थे, कुल 17 बार, याद रखिएगा, ठीक है। 1000 जो इसका 16वां आक्रमण था, इससे पहले का आक्रमण, कुल 17 आक्रमण किए, 16वां आक्रमण में इसने सोमनाथ को लूट लिया था, ये भी याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर लूटने में यही लुटेरा शामिल था, जो यहाँ से सोने और चांदी और मंदिरों को लूट कर ले गया था और सारे मंदिरों को नष्ट कर रहा था। बादल स्तंभ लेख किस शासक का है, यानी किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट बादल पिलर जो इंस्क्रिप्शन है वो नारायण पाल से संबंधित है, ठीक है, नारायण पाल से संबंधित है, नारायण पाल, ओके। बादल स्तंभ लेख जो है। अब अगला प्रश्न, धर्मपाल कब राजा बना? तो स्टूडेंट पाल वंश का जो ये महत्वपूर्ण राजा था, ये 770 ईस्वी में राजा बना था, 770 में बना था, ठीक है। एसएससी सीजीएल में भी ये प्रश्न पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था कि धर्मपाल कब राजा बना था, तो 770 ईस्वी में बना था। स्टूडेंट सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं मैं आपको इस सब्जेक्ट का महामैराथन करा दूं, तो आप कमेंट में महामैराथन कमेंट करिएगा, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइएगा, कोई डाउट होगी तो भी कमेंट करिएगा, अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं महामैराथन आपको जरूर करा दूंगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो चंदेलों ने करवाया। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने कराया था, ठीक है, ओके। और खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में धीरे धीरे हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला की
और स्टूडेंट विक्रमशिला मठ की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और मठ दोनों की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की है, इसीलिए धर्मपाल को बड़ा राजा माना जाता है। ठीक है, खिलजी ने 1193 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में इसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसने खिलजी ने नालंदा को भी 12वीं शताब्दी में मतलब नष्ट किया था। ठीक है, और 2015 में एक सरकार ने फिर से एक फैसला लाकर इसके पुनर्निर्माण का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनः बनाने का क्या किया है, काम शुरू करा दिया है। ये भी है, लेकिन इसको नष्ट जो है खिलजी ने किया था 12वीं शताब्दी में, और धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। तो स्टूडेंट जो चंदावर का युद्ध था ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। अब मोहम्मद 1191 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज जीते। 1192 में तराई का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज हार गए, गोरी जीत गया। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इसका टाइमिंग 1194, और दोनों बाकी मैंने दोनों तराई प्रथम और द्वितीय भी बताया। तो चंदावर का युद्ध में जो था मोहम्मद गोरी जीता था, और जयचंद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या कर दिया था। खालिमपुर प्रशस्ति किस राजा से जुड़ा हुआ है? तो खालिमपुर प्रशस्ति जो है स्टूडेंट वो राजा धर्मपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी धर्मपाल। ठीक है, इसको जो है खालिमपुर, ये कॉपर इंस्क्रिप्शन, ये कॉपर मतलब तांबे का ये खुदा हुआ स्क्रिप्चर मिलता है, तो ये धर्मपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। पहला पाल राजा गोपाल था, ये भी आप याद रखिए। गोपाल जो है वो पहला पाल राजा था, संस्थापक रहा होगा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट चंदेल वंश का संस्थापक की जब बात करते हैं तो नन्नुक। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की कि नन्नुक था। ठीक है, तो नन्नुक इसका संस्थापक था। चंदेल चंदेल वंश में स्टूडेंट दो महान सेनानी हुए, आल्हा और उदल, ये चंदेल वंश के ही थे। ठीक है, और जो परमादि देव था ये चंदेल वंश का अंतिम शासक है, संस्थापक नन्नुक है। ठीक है, 831 में ये संस्थापक इसने स्थापना की थी, 831। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 831 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो परमादि देव था ये अंतिम चंदेल राजा था। स्टूडेंट ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो फास्ट लगेगा तो स्टूडेंट स्लो करके देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज के मित्र भी थे और इनके दरबारी कवि भी थे, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। ठीक है, माना जाता है। इसमें 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये ब्रज भाषा में लिखा गया। अगर पूछा जाए पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये स्टूडेंट ब्रज भाषा में लिखा गया, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? मैंने बता दिया 92 में लड़ा गया। इसके बारे में मैंने बहुत सारा जानकारी आपको दिया। इसी 92 वाले समय में ही पृथ्वीराज की क्या हो गई थी, हार हो गई। जो द्वितीय युद्ध था इसमें ही पृथ्वीराज की हार हुई थी। किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो स्टूडेंट मोहम्मद गोरी जब दूसरा ही आक्रमण किया था तभी पराजित हो गया था, और इसको भीम द्वितीय ने कर दिया था। किसने? भीम द्वितीय ने पराजित किया था। फिर इसने जो ठीक है, तो भीम द्वितीय ने इसको क्या कर दिया था, बुरी तरह पराजित किया था। उसके बाद वो भीम द्वितीय से न लड़कर वो तराइन का युद्ध लड़ने आ गया था पृथ्वीराज के, और तीसरे में भी पराजित हुआ। और चौथे मतलब अपने तीसरे युद्ध में अपने वो जो गोरी था अपने तीसरे युद्ध में पराजित हुआ। पहला जीता, दूसरा तीसरा हारा, फिर चौथे में फिर जीत गया। ठीक है, तो भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया। ठीक है, 1178 में। कब किया है? 1178 में। अब तराइन का प्रथम युद्ध आप जानते हैं आपका 91 में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कल्पतरु के लेखक कौन है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा पीडीएफ धुंधला मिला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बात सुनेंगे आपको सबका पर। तो हु इज राइटर ऑफ कल्पतरु? तो कल्पतरु के राइटर की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मीधर। जो कृत्य कल्पतरु है, कृत्य कल्पतरु के राइटर है ये लक्ष्मीधर है स्टूडेंट। ये न्याय शास्त्र से जुड़ी हुई संस्कृत की पुस्तक है, और इसमें कुछ पूजा पाठ और कुछ मतलब घरेलू डेली रूटीन से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, और ये न्याय शास्त्र से जुड़ी पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वाराणसी के राजा जो लक्ष्मीधर थे, ये वाराणसी के राजा गोविंद चंद्र, ठीक है, गहरवाड़ के जो है युद्ध और शांति मंत्री भी थे। जो लक्ष्मीधर जो कृत्य कल्पतरु लिखे हैं, ये बनारस के राजा गोविंद चंद्र गहरवाड़ के युद्ध और शांति मंत्री भी थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट अष्टाध्यायी के लेखक जो है ये तो आप जानते होंगे, ये पाणिनि है। इन्होंने संस्कृत व्याकरण पे की ये पहली पुस्तक इनकी मानी जाती है। ठीक है, और ये पुष्यमित्र शुंग के समय के हैं। अगर पूछा जाए किसके समय तो तो पुष्यमित्र शुंग के समय के, ये भी बात याद रखिएगा। अष्टाध्यायी में 8 पार्ट है, 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है। ठीक है,
और पाणिनि जो थे इनका जन्म गांधार में हुआ था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकी किताब जो है संस्कृत व्याकरण में पहली पुस्तक मानी जाती है, आधार पुस्तक मानी जाती है। चंदावर का युद्ध कब हुआ? अब इसी में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद को हार हुआ था। तो 1194 में आपका हुआ था चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारे माई डी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। अगर आप महामैराथन चाहते हैं तो महामैराथन कमेंट जरूर करिएगा।